तो देखो, अभी पहले हमने डिस्कस किया अभी कि नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, एसबीआई क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक्स क्या है। ठीक है। अब जो एक रह गया था कि फॉरेन बैंक्स क्या हैं, और उसके बाद फिर कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो फॉरेन बैंक इज आल्सो टाइप ऑफ द प्राइवेट बैंक, क्योंकि पहले ही बताया मैंने आपको कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स वेयर इक्विटी मोर देन 50% ओन बाय द, या क्या बोलते हैं, किसके किसके पास होती है, प्राइवेट ओनर के पास होती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट ओनर क्या है, इंडिया का नहीं है, फॉरेन का है। तो इंडिया का नहीं है, फॉरेन का है, दैट मीन्स क्या हो गया, वो फॉरेन बैंक हो गए। लेकिन फॉरेन बैंक की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है, फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक विच हेडक्वार्टर, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, फॉरेन में होता है। ब्रांचेस कहाँ होती हैं, इंडिया में होती हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, आपने मेरे बोर्ड का ये भी देख लिया ना, तो इतने में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फॉरेन में होती हैं और ब्रांचेस कहाँ होती हैं, इंडिया में होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल सिटी बैंक, ठीक है, सिटी बैंक है यूएस का है, ठीक है, यूएस का सिटी बैंक है यहाँ पे, तो आप देख रहे होगे उसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, यूएस में रहेगा, लेकिन ब्रांचेस कहाँ है, इंडिया में। सो दीस आर द फॉरेन बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है, वो भी देखो आप कहाँ की है, यूके की है। ठीक है, तो इस तरीके की आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे बैंक्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जिनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जिनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है उनकी अपनी कंट्री में, और ओपन कहाँ हुई, यहाँ पर। तो हमारे लिए वो क्या होगा, फॉरेन बैंक्स होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एसबीआई यहाँ से मान लो केन्या केन्या में अपनी ब्रांचेस ओपन करती है, तो केन्या के लिए एसबीआई इज द फॉरेन बैंक, बिकॉज एसबीआई केन्या वालों के लिए एसबीआई का हेडक्वार्टर इंडिया में, दैट मीन इंडिया इज द फॉरेन फॉर द केन्या। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं। आरआरबीज को हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम आते हैं कोऑपरेटिव बैंक की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक? ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक का मीनिंग क्या है? कोऑपरेटिव मीनिंग की देखो आपको समझ में आ रहा है, कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। एक्चुअली में कोऑपरेटिव बैंक का जो मतलब जो इनिशियलाइजेशन होता है या स्टार्टअप होता है, वो एक तरीके से वो होता है, कुछ गांव में क्या होते हैं, 10 से 12 लोगों या 15 लोगों से मिलकर कुछ सोसाइटीज क्रिएट होती है। वो क्या करते हैं आपस में, जिसके पास ज्यादा फंड होता है वो दूसरे को फंड दे सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो ले सकता है। मतलब आपस में कोऑपरेशन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है। जो कि क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है। यहाँ प्रॉफिट ओरिएंटेड था, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ का लॉजिक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है, जरा देखो। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दूं कि इनका मीनिंग क्या है, जरा ध्यान से देखिए आप, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कमर्शियल बैंक कैसे होते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ डेफिनेशन जैसी लोगों ने दी उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ क्या होता है, इसका लॉजिक है नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस। किस फंडे पे काम करती है, नो प्रॉफिट नो लॉस के फंडे पे काम करती है। ठीक है, जिसमें आपस में लोग क्या करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, जिसको रिक्वायरमेंट है उसको दे देते हैं, और जिसको जरूरत है वो वहां से ले सकता है आपस में कोऑपरेट करके। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट का ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब बस केवल लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। अब कोऑपरेटिव बैंक का लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका स्ट्रक्चर भी जरा देख लेते हैं हम लोग, कैसे देखेंगे वो देखिए जरा। तो जरा ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, ऐसे कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, और एक दूसरा आता है हमारे पास रूरल कोऑपरेटिव बैंक। इसको हम डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती। हाँ, अगर कोऑपरेटिव बैंक का अगर आप एग्जाम देते हो तो थोड़ी रिक्वायरमेंट हमको होती है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक, इसके भी पार्ट हम ऐसे कर लेते हैं कि आप देखिए, इसके भी ऐसे पार्ट हो जाते हैं कि आप डिवाइड कर सकते हैं। और एक ले सकते हो आप, क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेट एंड सिंगल स्टेट। आपने देखा होगा मल्टी स्टेट बैंक, जैसे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, सारस्वत बैंक हो गया, या फिर कॉस्मोस बैंक था। ठीक है ना, मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है ना, अब ये क्या होता है, मल्टी स्टेट
एंड सिंगल स्टेट। एक्चुअली इसमें एक बात और आती है शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट या सिंगल स्टेट इस तरीके से भी होते हैं। रूरल कोऑपरेटिव बैंक को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। रूरल कोऑपरेटिव बैंक को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा आपको टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज इसमें भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन के अकॉर्डिंग भी इसका डिविजन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। तो इसमें होता है प्राइमरी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है ना। तो एक होता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और इसी को हम बोलते हैं एक्चुअली में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा बैंक बोलते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। कभी भी ध्यान रखना कि आप लोग कंफ्यूज मत होना। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और एक होता है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जैसा कि आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो वो सारे बैंकों के ऊपर वर्क करती है। तो देखो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। सबसे लोअर लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे क्या होती है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती है, 10 से 15 20 लोगों की होती है। फिर वो क्या होते हैं, उनका फंड उनसे मिलके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म होता है। तो मतलब एक्चुअली में कोऑपरेटिव बैंक का जो स्टार्टअप जो होता है वो एक तरीके से सोसाइटी से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो होता है इंडिविजुअल अकाउंट, एक होता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज का अकाउंट। तो पूरे सोसाइटी का भी अकाउंट होता है। एक सोसाइटी के लिए फंड का ये है कौन, अपना जो क्या नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक क्या करती है, फंडिंग करती है। और वो सोसाइटी के लोग आपस में मेंबर उस फंड को डिवाइड या यूज कर सकते हैं। तो ये लॉजिक है कोऑपरेटिव बैंक का। तो आप देख रहे होंगे कि पहले सोसाइटी जो 10-12 लोग थे वो भी आपस में कोऑपरेशन कर रहे हैं, बाकी के जो सदस्य बनते हैं आपको इसके शेयर्स या मेंबरशिप जो मिलती है, तब भी आप इसमें क्या कोऑपरेशन को वर्क करते हैं। तो देखा जाए तो ये भी अभी क्या है, ये 1 मेंबर, और इसका आंसर लॉजिक क्या है, 1 मेंबर 1 वोट, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक की खास बात क्या है, कोऑपरेटिव बैंक एक्चुअली में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कमर्शियल बैंक और आरआरबी दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं आरआरबी बताऊंगा। तो इतना ही समझिए बस, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, ऐसे बैंक हैं जो यहाँ पर क्या है, विच वर्क्स ऑन द फंक्शन ऑफ द कोऑपरेशन एंड इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस इन 1 मेंबर 1 वोट। 1 मेंबर 1 वोट का मतलब ये है कि अगर एक प्राइमरी केस सोसाइटी में 20 लोग हैं या 15 लोग हैं, तो 15 लोगों का इक्वल वहां पे वेटेज होता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मेरा ज्यादा वेटेज है, मेरी ज्यादा बात मानी जाएगी, नहीं, सब इक्वल होते हैं। तो ये हमारा फंक्शन था यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो मुझे लगता है कोऑपरेटिव बैंक सबको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट एक आते हैं यहाँ पे, एक आता है हमारे पास डेवलपमेंट बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक आर दोज बैंक विच प्रोवाइड क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, विच प्रोवाइड क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस, है ना, इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया कि इंफ्रा का डेवलपमेंट करना है इंडिया में, तो उसके लिए वो लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इनमें अकाउंट वगैरह नहीं होते, अकाउंट्स कहाँ तक होते हैं, इसमें होगा अकाउंट, इसमें अकाउंट होगा और इसमें अकाउंट होगा, इन दोनों में अकाउंट ओपन नहीं होता है। ये बैंक का काम केवल लैंडिंग करना है, ये काम का बैंक केवल क्या, लैंडिंग करना है। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे आईडीएफसी, इसका एग्जांपल हमने क्या ले लिया, आईडीएफसी, ठीक है ना। तो सॉरी, इंडस्ट्रियल इंडियन, एक मिनट ना, इसको हम लेते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ क्या है, ठीक है ना। तो इसकी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये हमारे तरीके का एक कौन सा हो गया, डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है। अब एक चीज आपको बता दूं कि डेवलपमेंट बैंक जो है, जो डेवलपमेंट बैंक जो क्या है, डेवलपमेंट बैंक जो है, जो स्पेसिफिक सेक्टर में काम करने लगे, ऐसे डेवलपमेंट बैंक या कुछ बैंक जो किसी स्पेशलाइज सेक्टर के लिए काम करने लगे, उनको ही हमने स्पेशलाइज्ड बैंक्स बोल दिया है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर दोज बैंक्स which provide long term finance for the any specific sector, ठीक है। एनी स्पेसिफिक सेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ ले सकते हैं किसको, इसको हम यहाँ ले सकते हैं कैसे, जरा ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल नाबार्ड,
एक्जिम, एनएचबी, ठीक है ना, नाबार्ड हो गया, एक्जिम हो गया, एनएचबी हो गया, और एक हो गया सीडबी। तो ये अपने आप में डेवलपमेंट बैंक भी हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये अपने आप में डेवलपमेंट बैंक भी हैं, और ये अपने आप में क्या है यहाँ पर, ये अपने आप में स्पेशलाइज्ड बैंक है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड जो है, ठीक है, तो नाबार्ड क्या करते हैं, नाबार्ड प्रोवाइड करता है किसके लिए, आपको पता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। एक्जिम किसके लिए प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। और एनएचबी, ठीक है, ये क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये किसके लिए प्रोवाइड करेगा, हाउसिंग के लिए। एक आता है सिडबी, सिडबी मतलब क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जरा इनकी हम बात कर लेते हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है ना, इनका हेडक्वार्टर आप देखोगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई, ठीक है। एक्जिम का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। इसका कहाँ है, दिल्ली, ये न्यू दिल्ली बोलते हैं। सीडीबी का कहाँ है, लखनऊ। तो सीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। तो सीडीबी का हेडक्वार्टर क्या है, लखनऊ में। तो अगर हम बात करते हैं कब कब आए थे ये, तो 1982 में आ गया, ठीक है, 1982 में आ गया। एक्जिम बैंक कब आया था, बोलिए। एक्जिम बैंक भी लगभग 1982 में आया था, ठीक है। एनएचबी, एनएचबी कब आया था, एनएचबी आपका आ गया था 1988 में, ठीक है। और सिडबी जो आया था 1990 में आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये ज्यादा हुआ तो इसके मैं नोट्स भी जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पहले इतना देख लीजिए। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पे